हेलो दोस्तों, हमारे साथ हैं रिहान जो कि एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं और एलएलआरएम से वो अपना एमबीबीएस परसू कर रहे हैं। और रिसेंटली इन्होंने नीट में 650 मार्क्स गेन करे हैं आउट ऑफ 720 और बहुत ही रूरल एरिया से हैं। तो इस वीडियो का पर्पज़ है कि कोई भी बच्चा, चाहे बैकग्राउंड कुछ भी हो, रिसोर्सेज हो ना हो, वो कर सकता है अगर उसके अंदर सच में डेडिकेशन है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं ताकि बाकी बच्चों को गाइडेंस मिल पाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गाइडेंस उससे लेते हैं जिसने वो काम किया भी नहीं है। वो कितनी बार गलत जगह मशवरा लेते हैं। तो हम उस इंसान से गाइडेंस गेन करेंगे जिसने नीट ऑलरेडी क्रैक किया है और बहुत अच्छी रैंक गेन करी है। तो मिस्टर रिहान, सबसे पहले आप ये बताएं कि एक गांव का बच्चा जिसके मन में कहीं ना कहीं ये होता है कि आईएएस या डॉक्टर या इंजीनियर तो कुछ स्पेशल लोग ही होते हैं। मेरे मन में भी था जब मैं बहुत छोटा था कि ये हमारे बस की चीज नहीं है। अपना माइंडसेट, अपनी थिंकिंग बहुत छोटी सी थी। तो एक गांव का बच्चा कैसे सोच सकता है कि लाइफ में कुछ भी बड़ा हम कर सकते हैं? आखिर वो क्या करे ऐसा सोचने के लिए? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले जो फैक्टर है जो रोकता है बच्चों को कुछ बड़ा करने से या सोचने से, वो विज़न ही है। बच्चे सोच नहीं पाते, उनको वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है रूरल एरियाज़ में। उनको अपने आसपास ऐसे लोग देखने को नहीं मिल रहे हैं जो कुछ बड़ा कर रहे हैं, बड़ा सोच रहे हैं। बिल्कुल। तो आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं जहाँ से वो मोटिवेशन ले सकते हैं, देख सकते हैं, अपना एक विज़न बना सकते हैं, एक रास्ता चुन सकते हैं उनको क्या करना है लाइफ में। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं रूरल एरियाज़ में जो रोकती हैं बच्चों को। मैं सोचता हूँ कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। वो मोटिवेट करें बच्चों को, एक मोरल सपोर्ट दें कि वो उनको सपोर्ट करेंगे, और पेरेंट्स उनके पीछे खड़े हैं इन वट एवर द केस, वो फेल हो या पास हो। लेकिन जैसा कि पेरेंट्स का ये होता है कि वो ना सोसाइटी से अप्रूवल बहुत चाहते हैं। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स अवेयर ही नहीं है कि वो गलत है या वो गलत कर रहे हैं। दे आर सिंपली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द चाइल्ड। तो अगर बच्चे के माइंड में आया ही नहीं, विजन ही नहीं आया, ऐसा माहौल ही नहीं क्रिएट हुआ, तो वो क्या करे वो बच्चा? आखिर वो कैसे सोचे कि विजन भी कोई चीज होती है? उसे क्या करना चाहिए उसके लिए? मेरा मानना है कि बच्चे को एक एक सोच तो होगी बच्चे के पास कि उसे क्या करना है लाइफ में, सोच लेना चाहिए। हमें बचपन से पता चल जाता है जिसमें उसका पैशन है, कुछ पढ़ने में अच्छा लग रहा है, खेल कूद में, किसी भी चीज़ में, तो उसके पीछे स्टार्ट कर देनी चाहिए। बिगनिंग बहुत हार्ड होगी, लेकिन एक बार शुरू हो जाएगा तो शायद आगे भी सब कुछ हो सकता है अच्छे से। अच्छा, जैसे आपने 99% गेन करे हैं 12th क्लास में, तो आप जो है ब्रिलियंट स्टूडेंट आप रहे हैं छोटी क्लासेस से, या कि बीच में सफर स्टार्ट हुआ कि पहले मैं एवरेज था फिर मैं बहुत अच्छा हो गया, हार्ड वर्किंग हो गया? ये कब से शुरू हुआ? मेरे केस में मुझे ऐसा कुछ याद नहीं, मैंने कभी वॉलेंटरीली बहुत अच्छी पढ़ाई भी नहीं की, लेकिन कुछ भी, लेकिन शुरुआत से ही मैं मानता हूँ मिनिमली आप शुरुआत में भी अगर डेली डेली पढ़ते रहें और जो डेली टास्क हैं वो सब करते रहें, तो एक हैबिट में आ जाती है पढ़ाई या फिर कोई भी टास्क जो आप कर रहे हैं। आप शुरुआत में पहले खेल कूद में ज़्यादा रहते हैं बच्चे, फिर अचानक से 6th क्लास में या 9th क्लास में आके पढ़ाई का बर्डन हो जाता है, तब उसको टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर एक पहले से एक एंड्योरेंस है, एक हैबिट है पढ़ते रहने की, और बुक्स को एज अ बर्डन नहीं लेना है, आप एंजॉय कर सकते हैं पढ़ाई को भी, उसमें सेटिस्फैक्शन सीख करें अगर, तो बहुत आसान है करना। अच्छा, जैसे आजकल के बच्चे हैं वो, उन्हें पता है कि नीट निकालना है, नीट करना है, मतलब अल्टीमेटली क्लियर तो है उनको, बट वो कर नहीं पा रहे हैं। तो जैसे हमसे कहते हैं कि आप 9 से स्टार्ट कर दो, तो एक नीट एस्पिरेंट के लिए बिल्कुल एक्यूरेट टाइम आपके हिसाब से क्या हो सकता है कि अगर उसे एक्चुअल में नीट करना ही है तो वो कब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे? स्कूल लेवल को कितना कर सकता है? एक एलिमेंट्री एजुकेशन 8th क्लास तक चल जाती है, उस टाइम पे आप पढ़े ना पढ़े उतना फर्क नहीं ठीक पड़ता है, है। ठीक है। लेकिन 9th क्लास में जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है, तब बहुत सारी परेशानियां आती हैं स्टूडेंट्स को। और जहाँ तक नीट ओरिएंटेड पढ़ाई की बात है, तो 11th क्लास मुझे लगता है कि एकदम एक्यूरेट टाइम है। उस टाइम पे नीट बेस्ड पढ़ाई, नीट को ये मानते हुए कि नीट बहुत पास है और उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, उसको लेके पढ़ना, और ये मानना कि अल्टीमेट गोल एक नीट है। 11th क्लास एक परफेक्ट टाइमिंग है मेरे हिसाब से उसको करने की। लेकिन शुरुआत 9th से ही हो जाती है। 9th में जहाँ 3 इक्वेशन आती है मोशन की, बिल्कुल, बिल्कुल। वही 11th क्लास में पूरी काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स और कवर हो जाती मैकेनिक्स है। बन जाती हाँ, है। बिल्कुल। तो बेस बनाएगी 9 10। अगर 9th में बहुत अच्छे से आपने नई पढ़ाई की है तो आप टैकल कर सकते हैं 11th में, लेकिन अगर आप 9th से तैयारी करेंगे तो 11th और 12th बहुत स्मूथ हो जाएंगी मेरे साथ। उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो 9th 10th में जब फाउंडेशन को मजबूत करने का टाइम है, वो
रील लाइफ में घुसे हुए हैं, रियल लाइफ को छोड़ के रील लाइफ में घुसे हुए हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, या फिर फेक वीडियोस के चक्कर में, फेक लाइक्स के चक्कर में बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है? उनको मैं बोलना चाहूंगा कि एक टाइम आएगा, एक फेज है ये 2-4 साल का, किसी का 4 का, 5 का या 10 साल बाद, लेकिन एक फेज आएगा, उनको रियलाइज होगा कि वो टाइम वेस्ट कर चुके हैं। तो जितना जल्दी हो सके वो इससे बाहर आए, देखें, क्योंकि ये रियल लाइफ ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। अल्टीमेटली एक रेस्पॉन्सिबल टाइम आएगा, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, उनकी फैमिली होगी, आगे सक्सीड होना है लाइफ में। लाइफ इन सब से नहीं चलती, इंस्टाग्राम से। तो जितना जल्दी आप शुरू कर ले उतना अच्छा है। अच्छा, जैसे मैं देखता हूँ 11-12 में बच्चे मेरे पास भी आते हैं कि सर करना तो है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, और उनके पास बहुत, मैं तो कहूँगा बहुत सस्ते से लॉजिक होते हैं कि सर अभी होमवर्क है, अभी हॉलीडे असाइनमेंट है, ये है वो है, दे हैव अ लॉट ऑफ रीजंस कि उन्हें क्यों नहीं करना है। तो आपने कैसे मैनेज करा कि आप अपनी एकेडमिक को भी मेंटेन कर रहे हैं और आप नीट का भी थोड़ा थोड़ा कवर अप करके चल रहे हैं? तो ये जो बच्चे बहाने कर रहे हैं, आखिर ये एक्चुअल में क्या क्या करना चाह रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं? मुझे लगता है वो डेलिबरेटली भी कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सबकॉन्शियस है। हमारा माइंड बहाने ढूंढता है ना करने के, क्योंकि वो पढ़ाई करेंगे, उनको बहुत मेंटल प्रेशर आएगा, बॉडी को पेन होगा, फिजिकल मेंटल सब कुछ होगा। तो सबकॉन्शियस है, लेकिन इसको ओवरकम करना है तो शुरू करना पड़ेगा। जब शुरुआत करेंगे बहुत मुश्किल आएगी, लेकिन जिस दिन वो ये समझ जाएंगे कि ये करना ही है, जितना लेट करेंगे उतना मुश्किल होगा करने में, और अभी शुरू कर देना चाहिए उतना अच्छा होगा। मेरा ऐसा मानना है कि 9th-10th के स्टैंडर्ड से ही अगर हम सेल्फ स्टडी शुरू कर दें, ज़्यादा नहीं 2-3 घंटे से शुरुआत कर लें, वो बढ़ जाता है बाद में। तो सेल्फ स्टडी की है, सेल्फ स्टडी। तो टीचर पढ़ा रहा है, आप पढ़ रहे हो, होमवर्क करना, ये सब चलता रहेगा। ये तो कन्वेंशनल मेथड है, इससे आपको मुझे नहीं लगता कुछ बेनिफिट होता है। ये कन्वेंशनल मेथड है, आपको प्रैक्टिकल में, एग्जाम्स में मार्किंग के लिए है, लेकिन नीट या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ना है तो सेल्फ स्टडी इज द की। अच्छा, जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास भी आते हैं कि सर हमारे दिमाग में था फर्स्ट ईयर इन द रेस्ट ईयर, और फिजिक्स और केमिस्ट्री लेवल एकदम चेंज होता है तो वो उसको मेंटेन नहीं कर पाते। अब वो इस प्रॉब्लम में स्टक हो जाते हैं कि अब हम करंट का स्टडी करें या जो पीछे का सेमेस्टर हमारा छूट गया है उसको पढ़ें। तो ऐसे बच्चे कैसे चीजों को कवर अप कर सकते हैं कि नीट निकालना भी है लेकिन नुकसान बहुत हो चुका है, वो कैसे कर सकते हैं? जो नुकसान हो चुका है अगर हम उसको शुरुआत से करने लगते हैं तो मेरे हिसाब से मैंने ये करके देखा है, मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है। क्योंकि उसमें करंट सिनेरियो में हम कुछ और पढ़ के आ रहे हैं क्लास में या स्कूल में, और वो हम आके घर पे पढ़ेंगे नहीं, तो वो भी पाइल अप होगा, और पुराना वाला हम छोड़ चुके हैं, उसको भी स्टडी करने में मतलब दिक्कत आती है। तो मेरा मानना है कि आप एक शेड्यूल ऐसा बना लें कि मेनली आप जो करंटली चल रहा है उसको 100% करें, और जो आपका बैकलॉग हो गया, पीछे छूट गया है, उसको आप धीरे धीरे कम से कम वो टच में रहे। हाँ, उसको स्वीप अप करते चलें। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन आप अल्टीमेटली कर लेंगे। अच्छा, जैसे बहुत सारे बच्चे करना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शन का दौर है, तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ कंसिस्टेंसी इज द की। तो बच्चे इस डिस्ट्रैक्शन के माहौल में रहते हुए सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, इन सब चीजों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे वो कंसिस्टेंट रह सकते हैं? क्योंकि एग्जाम इतना टिपिकल नहीं है, बट उस लेवल की प्रिपरेशन बच्चा नहीं कर पाता, जिस लेवल की एनर्जी उस एग्जाम को चाहिए वो बच्चा नहीं दे पाता, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो कंसिस्टेंसी और डिस्ट्रैक्शन, इन दोनों को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? जो मैंने पर्सनली देखा है, कंसिस्टेंटली बहुत हार्ड है, नहीं कर पाते हैं। आप पढ़ना शुरू करेंगे, 1 हफ्ता पढ़ लेंगे, 2 हफ्ते पढ़ लेंगे, उसके बाद कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते हैं। और जो मुझे लगता है रीजन है सबसे बड़ा कंसिस्टेंटली टूटने का, वो है हम रिजल्ट्स चाहते हैं। हम 2 दिन पढ़ेंगे अगर, तो हमें लगता है कि कुछ दिखना चाहिए, इंस्टेंट कुछ रिजल्ट दिखने चाहिए, कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट मिले कि मैं कल 6 घंटे पढ़ा हूँ, 10 घंटे पढ़ा हूँ, तो वो रिजल्ट के लिए नहीं जाना चाहिए। अगर कंसिस्टेंटली पढ़ना है तो मेरे हिसाब से सेटिस्फैक्शन, एक आप सेटिस्फैक्शन बनाएं कि मुझे 6 घंटे पढ़ना है, आप 6 घंटे पढ़ें और सेटिस्फाई हो जाएं, कोई रिजल्ट मिले ना मिले। हम एक इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं कि प्रोसेस को एंजॉय करना। हाँ, प्रोसेस को एंजॉय कर, मतलब हमें प्रोसेस ओरिएंटेड होना है, क्योंकि हमको पता है कि 1-2 साल के बाद जो मैं यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ, एनर्जी दे रहा हूँ, इसका ओवरऑल रिजल्ट आएगा। तो हम ऐसे देखें पेशेंस को शामिल कर सकते हैं, पेशेंस रखें और देखें कि इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आपको बहुत क्विक रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, फ्रूटफुल रिजल्ट दिखाई नहीं देंगे, लेकिन एक पाइल अप कर रहे हैं, आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अल्टीमेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। और जहां तक बात है डिस्ट्रैक्शंस की,
जो फ़ोन है, सोशल मीडिया है या फिर स्पोर्ट्स वगैरह कुछ भी, तो मुझे लगता है आप उसे एज़ अ गिफ्ट रख सकते हैं। आप उसको एंड पॉइंट पे रखें कि 6 घंटे पढ़ाई करने के बाद मैं खेलूँगा। प्रायोरिटी हमारी प्रायोरिटी आप पढ़ाई है। पढ़ाई को रखें, और कुछ भी चेंज हो, आप 10 घंटे खेल के आए हैं, आपका एक शेड्यूल था, मान लीजिए आप 6 बजे से पढ़ने वाले थे, लेकिन आप खेलने चले गए, 8 बज गए। बिल्कुल। तो आप बच्चे क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं कि अब तो 8 बज गए, मेरा शेड्यूल चला गया। तो आप एक जो तुम्हारा फेज है पढ़ाई का, 4 घंटे आपको पढ़ना था, तो उसको फ्लेक्सिबल रखें। आप 4 घंटे पढ़ें, किसी भी टाइम कभी भी पढ़ें, कभी भी पढ़ें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो टाइम टेबल है 6 to 7 ये करना है, 7 to 8 ये करना है, मुझे ये सही नहीं लगता। मुझे भी नहीं लगता क्योंकि पर्सनली। फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है। तो अच्छा, ये एक पॉजिटिविटी है उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि हम कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि ये किसी के साथ नहीं हो पाता। आई थिंक कोई भी लगातार कई कई महीने नहीं पढ़ सकता, बीमारी है, घर में कोई फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फ्रेंड्स को प्रायोरिटी देते हैं कि फ्रेंड ने बोला कि यहाँ चल रहे हैं, तो वो नो नहीं कह पाते। तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है कि वो अपने फ्रेंड्स को प्रायोरिटी देते हैं जो कल को उनकी हैसियत के हिसाब से मिलने वाले हैं, क्योंकि वो देखेंगे कि तुमने लाइफ में क्या करा। तो उन फ्रेंड्स के लिए क्या मैसेज है जो अपने दोस्तों को प्रायोरिटी देते हैं एजुकेशन को पीछे रख के? मैं कहूँगा फ्रेंड्स आर इंडीड इम्पोर्टेंट, फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट हैं, और फ्रेंड्स के बगैर लाइफ भी मैं नहीं सोच सकता कुछ हो सकती है। लेकिन आप फ्रेंड्स वैसे चुने, अपना एक सर्कल वैसा चुने जो आपकी पढ़ाई को या फिर विजन वाले लोग, विजन को, उनके आपके अपने भी खुद के पाथ goals को हैं। आपको डेविएट ना करें उससे, आपको सपोर्ट करें। वो बोले कि भाई तू पढ़, बाद में चलेंगे घूमने। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए। और अल्टीमेटली क्या होता है, फ्रेंड्स छूट जाते हैं अगर आपके साथ नहीं चलने वाले फ्रेंड्स बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो ऐसे फ्रेंड्स में टाइम इन्वेस्ट करना या टाइम वेस्ट मतलब करना, दोस्तों का भी अपना एक गोल हो कि हाँ। इस टाइम पे हम पढ़ते हैं, इस टाइम पे हम जो है हैंग आउट या हम घूमना फिरना कर करते हैं, सकते जो भी हैं। हमको करना होता है। ठीक है। तो मैंने एक चीज और देखी है, बहुत सारे बच्चे आते हैं वो अपना पोटेंशियल रियलाइज के बिना या एक दूसरे के देखा देख वो बहुत हाई लेवल की कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं या फिर वो कंपटीशन की क्लासेस लेना स्टार्ट कर लेते हैं। हाउएवर दे वर स्ट्रगलिंग इन एकेडमिक्स। तो जो बच्चा एकेडमिक भी ठीक से नहीं कर पा रहा है और सीधा वो कंपटीशन में घुस गया है, तो उसके लिए क्या मैसेज है कि वो क्लासेस समझ भी नहीं पा रहा है, पैसा भी इन्वेस्ट हो गया है, और बहुत सारे माँ बाप उधार लेके पैसा जमा करते हैं कोचिंग में, तो उनके लिए क्या मैसेज है कि उन्हें करना भी है लेकिन कंपटीशन समझ नहीं आ रहा है, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं? ये है एक क्लास में हम देखते हैं 2 बच्चे जा रहे हैं, उनको अपना पता है क्या करना है लाइफ में, उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें टाइम भी वेस्ट होगा, पैसा भी वेस्ट होगा। तो एक मुझे लगता है काउंसलिंग की बहुत जरूरत है उन बच्चों को। उनको पता चले कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं और यहाँ से उनको क्या करना है जो उनके लिए सही है। सबके लिए सेम नहीं है। बच्चे जो उनके साथ पढ़ रहे हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, सबका मेंटल लेवल अलग है, सबकी पढ़ाई का लेवल अलग है, किसी ने कुछ पढ़ा हुआ है, किसी ने कुछ छोटा हुआ है। तो पहले से अपने आप को एक पहले एस्टिमेट करें कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं, और उसके बाद देखें कि क्या करना है। मतलब वो डायरेक्ट कोचिंग में एडमिशन ना ना ले, पहले अपना एक बेसिक लेवल बनाए। मुझे लगता है कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं, वहाँ पे बहुत सिलेबस फास्ट चलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि आप स्कूलिंग करके आए हैं तो बेसिक आपको पता है पहले से। तो अगर आपको लगता है कि आप बेसिक क्लियर नहीं है आपका और आप कोचिंग में स्टैंड नहीं कर पाएंगे, सिलेबस के साथ नहीं चल पाएंगे, तो आप पहले घर पे पढ़ना शुरू करें या किसी और से हेल्प लें, जैसे भी आपको लगता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन लेके बैठ नहीं पाते, घंटों घंटों नहीं बैठ पाते, या ऐसा होता है ना कि जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे के तीनों सब्जेक्ट उतने ही इंटरेस्टिंग होते हैं, एक ही लेवल पे वो लाई नहीं कर सकते हैं। तो जैसे बात करें, फिजिक्स की बात कर लेते हैं, तो बच्चा कैसे अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है? उसको पता है कि फिजिक्स की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक रहा है या फिर केमिस्ट्री की वजह से रुक रहा है, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं? मान लो कि केमिस्ट्री और बायो में उसका जो उसकी जो लेवल है स्टडी का ठीक है, वो अच्छा है, उसमें वो फिजिक्स को ऊपर लेके आना चाहता है। कभी कभी क्या होता है, फिजिक्स के चक्कर में फिजिक्स ऊपर आ गई, बाकी नीचे रह गए हैं। तो ऐसे बच्चे क्या कर सकते हैं? स्पेशली फिजिक्स फोबिया, आपने एक नाम सुना होगा, तो ऐसे बच्चे क्या कर सकते हैं जिनके मन में ऑलरेडी एक डर है कि फिजिक्स तो होती ही टफ है? ये मैंने देखा है, हम शुरुआत में जैसे टाइम टेबल बनाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो हम बांट लेते हैं कि 2 घंटे फिजिक्स पढ़ेंगे, 2 घंटे केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी पढ़ेंगे। लेकिन कंपैरेटिवली बायोलॉजी आसान है, वो सबको पता है, बच्चे केमिस्ट्री भी कर लेते हैं। लेकिन जब फिजिक्स की बात आती है तो इनिशिएट ही नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं, क्वेश्चंस होते ही नहीं है, क्वेश्चन होते हैं आंसर्स गलत आते हैं। तो पहले तो मुझे लगता है कि जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, आप कंफर्टेबल हैं जिसके साथ,
उसकी टाइमिंग्स आप फिक्स रखें, और जो आपका वीक है, जैसे फिजिक्स वीक है तो उसको एक्स्ट्रा टाइम लेके चले उसके लिए। आप 2 घंटे पढ़ने वाले थे तो 3 या 4 घंटे निकाल के रखें उसके लिए आराम से। क्योंकि मैंने जब शुरू की थी 11th में फिजिक्स करनी, मैं भी 9th-10th में उतनी अच्छे से फिजिक्स नहीं कर पाया था। तो 11th में मैकेनिक्स जब शुरू हुई, काइनेमेटिक्स शुरू हुई, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई शुरू में। मैं क्वेश्चंस करने लगता था, आधे घंटे में 25 मिनट में क्वेश्चंस हो रहे हैं, आंसर चेक कर रहा हूँ, आंसर्स गलत आ रहे हैं, तो वहाँ पे टूट जाते हैं बच्चे, बहुत छोड़ देते हैं पढ़ना बिल्कुल। मुझे लगता है वहीं से शुरू करना है, आप करें। 30 मिनट में हो रहा था, एक हफ्ते बाद 25 में होगा, दूसरे हफ्ते के बाद 20 मिनट में होगा। फिजिक्स मुझे लगता है कोई शॉर्टकट नहीं है, आप कर ही नहीं सकते किसी शॉर्टकट से या ट्रिक या टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, सीखने आपको की चीज़ खुद ही है। करना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा उससे। इवन टीचर्स भी अगर पढ़ाना छोड़ देते हैं तो वो भी कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं। हाँ, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि आप ना उन्हें बुक से कितने पढ़ लें, जब तक आप उसके क्वेश्चन नहीं करेंगे, नहीं। आप गलती नहीं करेंगे, आपको क्लियर नहीं होगा कि, क्योंकि साइन कन्वेंशन है, बहुत सारी चीजें हैं। फिजिक्स की एक अच्छी बात है, वो वोलेटाइल नहीं है। आप पढ़ लेंगे एक बार, आपको कंसेप्ट समझ में आया, काफी दिन तक रहता है। आप बायोलॉजी पढ़े, रिलेटेबल है। एग्जांपल्स भूल जाते हैं, केमिस्ट्री में आप इनऑर्गेनिक भूल जाएंगे, लेकिन फिजिक्स में अगर आप 2-4 बार क्वेश्चंस कर लेंगे तो काफी दिन तक वो याद रहता है। और मैं देखता हूँ फिजिक्स में बहुत सारी गलतियां करते हैं बच्चे, सोचते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, फॉर्मूला चार्ट बना लिया, फॉर्मूला रट लेंगे ठीक है। और डायरेक्ट अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। वो सबसे गलत तरीका लगता है मुझको फिजिक्स करने का। फिजिक्स एक अप्रोच के साथ करनी बहुत अच्छी है, आप अप्रोच के साथ करेंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है उसके बाद। वो तो फिर एकेडमिक का लेवल हो जाएगा ना, कि हमने फॉर्मूला रटा और फिर हमने उसको हाँ। एग्जीक्यूट कर दिया। हालांकि बोर्ड में भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते नहीं हैं, आते। अगर किरचॉफ रूल है या कुछ भी है। अच्छा, जैसे किसी बच्चे को मान लिया फिजिक्स उसका वीक है और उसको पता है कि मुझे इधर टाइम नहीं देना है, तो अगर वो सिर्फ केमिस्ट्री और बायो के बेसिस पे सिलेक्शन लेना चाहे तो ऐसा पॉसिबल है कि वो कर सकता है? फिजिक्स को थोड़ा कम करे, बाकी इन दोनों को बहुत स्ट्रॉन्ग करे, या फिर तीनों को ही लेके चलना चाहिए? कि अगर हम स्टैंडर्ड के हिसाब से चलें तो तीनों ही करने पड़ेंगे, और मुझे नहीं लगता कि किसी का भी सिलेक्शन ऐसे हो सकता है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री को प्रायोरिटी रखे और फिजिक्स को मिनिमली 100-110 नंबर लाने लायक कर ले। मुझे नहीं लगता सिलेक्शन हो सकता है। और ऐसा माना जाता है नीट में टाई ब्रेकर ही फिजिक्स है, जिसकी फिजिक्स अच्छी है, 140-150 एटलीस्ट स्कोर कर रहा है, वो ही सिलेक्शन ले सकते हैं। तो वो उधर केमिस्ट्री और बायो में अच्छा कर लेगा। हाँ, अगर आप फिजिक्स अच्छी कर पा रहे हैं तो आप अल्टीमेटली केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी कर लेंगे, तो फिजिक्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर मैंने देखा बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि फिजिक्स हार्ड है, हम एक पार स्कोर करके और सिलेक्शन ले लेंगे, तो वैसा नहीं हो सकता। फिजिक्स को आप टाइम दोगे तो फिजिक्स से रैंक भी बहुत अच्छी आ सकती है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का जो फोबिया है वो उसी में है, फिजिक्स को लेके। अच्छा, उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है कि बच्चा 580 कर पा रहा है, 570 हर बार कर पा रहा है, फिर उसे सेम सिलेबस पढ़ना है, अगले साल फिर से उसे एग्जाम देना है, और मन में एक फियर भी है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो, बिकॉज एज ए ह्यूमन बीइंग ये डाउट्स आते ही आते हैं, तो वो बच्चा दोबारा से कैसे खड़ा हो कि हाँ भाई अब और अच्छे से करना है? क्योंकि 1 साल का पूरा प्रोसेस था, एक्सपेक्टेशन थी, हार्ड वर्क था, सेक्रीफाइस था, ये सब करने के बाद बच्चा 580 ले आया, 600 प्लस पहुंचने के लिए जो 20 से 25 नंबर का जो डिफरेंस है उसको कैसे कर सकता है वो? एक्सपीरियंस किया है मैंने, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना था आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 358 मार्क्स थे। तो आपने तो बहुत एक्सेल किया फिर। हाँ, वो मैंने क्या था, ओएमआर गलत की थी मैंने। अच्छा, ओएमआर शीट गलत की हाँ, थी। तो वैसे सिली मिस्टेक्स, मुझे लगता है 580 और 590 वाले जो बच्चे हैं वो सिली मिस्टेक्स की वजह से, पोटेंशियल की तो कमी है, पोटेंशियल की कमी नहीं, वो सिली मिस्टेक्स और कैलकुलेशन में कोई गलती कर रहे हैं, उसकी वजह से सिलेक्शन छूट रहा है उनका। तो उसके लिए मैं जो सबसे अच्छा मानता हूँ सिली मिस्टेक्स कम करने का तरीका, वो टेस्ट है। आप जितने ज़्यादा टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, आप बार बार क्वेश्चंस करेंगे, आप सिली मिस्टेक्स कम करेंगे, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप एक 550, 580, 570 स्कोर कर चुके हैं और उसके बाद फिर से एक ड्रॉप लेने वाले हैं और फिर से तैयारी शुरू करने वाले हैं, तो फिर से क्लास ज्वाइन करना छोड़ देते हैं बच्चे कि मैं पहले पढ़ चुका हूँ और मैं खुद पढ़ लूंगा, बस टेस्ट दे दूंगा, बायोलॉजी नहीं पढ़ूंगा, केमिस्ट्री पढ़ लूंगा, फिजिक्स पढ़ लूंगा। वो मुझे लगता है गलत है, क्योंकि अगर आप क्लास में नहीं भी पढ़ेंगे तो क्लास एक सिस्टम बना के देती है, एक आपको टाइम टेबल बना के देती है कि कब क्या पढ़ना है। आप खुद से पढ़ने लगेंगे, आप एक हफ्ता बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, फिर अगले हफ्ते में सिर्फ बायोलॉजी पढ़ेंगे, तो एक सिस्टम टूट जाता है उसमें। अच्छा, जिस दिन एग्जाम होता है तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे के मन में फियर नहीं होता होगा,
तो बहुत सारे बच्चे उस फियर का इतना प्रेशर ले जाते हैं कि वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते। दे वर वेल प्रिपेयर्ड बट बिकॉज ऑफ द प्रेशर वो अच्छा नहीं कर पा रहे। तो आप पे भी प्रेशर रहा होगा, जाहिर है प्रेशर रहा होगा। तो वो जो प्रेशर उस मूवमेंट का है, वो जो 3 घंटे का जो इवेंट है, वो जिसमें एक्चुअल में परफॉर्म करना है, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना होता है? नर्वसनेस बहुत होती है। 1 या 2 दिन पहले ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है साल भर, ठीक है ना। तो नेगेटिविटी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आती है, लगता है सब कुछ भूल गए। आप कुछ रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, लगता है भूल गए हैं सब कुछ। ठीक है। तो एक अपने आप पे सेटिस्फेक्शन रखें, कॉन्फिडेंस रखें अपने ऊपर कि आपने पढ़ा है, आपने पहले टेस्ट दिए हैं, स्कोर किया है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं पेपर में। जो आप पहले कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उसी से आएंगे। और मुझे लगता है कॉन्फिडेंस की बात है। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहें कि आपने पढ़ा है, तैयारी की है, अपना 100% दिया है। और अगर आपको लगता है कि आपने अपना 100% दिया है, तो फेल और पास मैटर नहीं करता फिर। और आप अकेले नहीं हैं जिसके ऊपर प्रेशर है, जिसको डर लग रहा है, बाकी सब भी इंसान ही है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि कंपटीशन में 20 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनको ही सीट मिल पाती है। तो जिन बच्चों के मन में एक ऑलरेडी डर है कि इतना सारा कंपटीशन है, जिससे वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी वो सरेंडर कर देते हैं बिना फाइट करे, तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है? वो क्या कर सकते हैं, अपना माइंडसेट कैसे चेंज कर सकते हैं? 20 लाख 19 लाख स्टैटिस्टिक्स हैं। ठीक है, आप नंबर्स को देखिए मत, आपको एक सीट चाहिए और 25-30 हजार में एक सीट लेना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है ना। तो और आपको नहीं पता बाकी सब कैसा पढ़ रहे हैं, तो आप अपने ऊपर आप अपना 100% करके जाएं। बाकी अपनी सीट लेंगे, आप अपनी सीट लें। आपका सबसे कंपटीशन नहीं है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि कौन सी बुक्स ज़्यादा बेहतर हैं, तो आप जो है एक समरी के फॉर्म में बता सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक प्रेस्क्राइब्ड है। हालांकि ना तो कोई बुक कंप्लीट है, ना ही कोई टीचर कंप्लीट है, लेकिन वो कहाँ से, जैसे बिगिनर्स होते हैं तो कभी कभी बड़ी हाई लेवल की बुक उठा लेते हैं, तो कौन कौन सी बुक आप प्रेस्क्राइब करना पसंद करेंगे बच्चों के लिए कि आप सजेस्ट करना चाहें? जो पास्ट ईयर्स में ट्रेंड रहा है, एनसीईआरटी बहुत हाईलाइटेड हो गई है बायो के लिए, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए। ठीक है। खासकर तो मैं कहूँगा कि जो बच्चे 11th में है, 12th में है और स्कूलिंग में है, अभी नीट के लिए अप्रोच कर रहे हैं, तो वो जो सबसे अच्छा कर सकते हैं नीट करने के लिए, वो है बायोलॉजी और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी अच्छे से थोरोली पढ़ लें, 3-4 बार रिसाइट कर लें उसको। फिजिक्स में एनसीईआरटी उतना मैटर नहीं करती है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं और एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स उतने होते नहीं है। और वो क्वेश्चंस जो है वो बोर्ड बेस्ड है, वैसे क्वेश्चंस नीट में आते ही नहीं है। नीट में क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आप एक छोटे से मेथड से कर सकते हैं, आपको लॉन्ग मेथड से जाने की जरूरत नहीं, टाइम बचाने के लिए। तो फिजिक्स आपको अलग से करनी पड़ेगी, लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री अगर आप एनसीईआरटी स्कूलिंग ईयर्स में पढ़ लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। बेस बन जाएगा आगे चल के, मतलब वो काफ़ी हमारे लिए, मैं कहूँगा मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होगा। अच्छा, लास्ट में अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बच्चा है जिसको नीट क्रैक करना है, वो 9th क्लास में है, 8th क्लास में है, तो आप एक समरी में अगर उसको बताएं कि आपको नीट के लिए ये सब करना होगा, तो आप 1-2 मिनट में बस ये और बता दें कि आपको ये सब करना होता है, आपको ये सब्जेक्ट लेना होता है और आपको इस तरीके से मेहनत करनी होती है, फिर सिलेक्शन हो जाता है। अगर हम अज्यूम कर लें कि एक बच्चा है जो 9th क्लास में जा रहा है, 9th क्लास में आप एंटर कर रहे हैं अगर, तो आपको टफ लगने वाली है साइंस, जाके फिजिक्स मिलेगी, आपको केमिस्ट्री मिलेगी, वो टफ लगने वाली है। तो उसमें आपको एक टाइम टेबल मेरे हिसाब से बना लेना चाहिए। कोई हार्ड एंड फास्ट टाइम टेबल नहीं कि 7 बजे से पढ़ना है, 8 बजे से पढ़ना है। रफली आप रखें कि मुझे डेली टाइम देना है, फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, बायोलॉजी भी पढ़नी है। और फिजिक्स और मैथ्स मैं कहूँगा आप स्ट्रॉन्ग रखें। और इसके बाद 10th में आपको बोर्ड्स की तैयारी। बहुत सारे बच्चे मैथ्स इसलिए छोड़ देते हैं कि अब हम बायो ले लेंगे तो मैथ्स से हम बच जाएंगे, तो मैथ्स से तो बचने का मतलब ही नहीं है। मैथ्स नहीं बच सकते आप, लाइफ है मैथ्स तो। बिल्कुल। और साइंस के लिए मैथ्स बहुत जरूरी है। और फिजिक्स को आपको अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो मैथ्स प्री रिक्विजिट है, उसके बगैर फिजिक्स भी नहीं कर पाओगे। तो मैथ्स प्रैक्टिस करें और बायोलॉजी पढ़ें, फिजिक्स के जो डेरिवेशंस हैं उन पे ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि 9th में मिनिमल सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस है। अगर आप उसको कवर कर लेंगे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है 11th 12th में फिजिक्स करने में। और फिजिक्स आप एक बार स्टार्ट कर देते हो एक अप्रोच बन जाती है, उसके बाद फिजिक्स आसान लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी। और इसके अलावा स्टडी आवर्स आप अपने कांस्टेंट कर लें, ये एक गोल बना लें कि आपको डेली पढ़ना है, कम पढ़ लें ज़्यादा पढ़ लें। 9th में आप हैं तो शुरुआत कर दें पढ़ने की,
क्योंकि अगर अभी आप 9-10 में स्टार्ट नहीं करेंगे तो 11-12 में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। करना तो है, करना अल्टीमेटली करना तो है। और 11th क्लास में जब आप आ गए हैं तो आप इंग्लिश और जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उनको वीकली पढ़ लें, 1 घंटा पढ़ लें, 2 घंटे पढ़ लें, लेकिन एक टाइम टेबल बनाएं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिर अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए डेली पढ़ें। और पढ़ाई भी सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी आप खेले कूदे, लेकिन फ्लेक्सिबल आवर्स रखें, 5 से 6 घंटे डेली पढ़ते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो है अपने कंपटीशन पे जब फोकस कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं परसेंटेज डाउन चली जाती है। तो बहुत सारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि वी वांट परसेंटेज, वी डोंट नो एनीथिंग। तो उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है कि अगर बच्चा अल्टीमेटली जिस दिन नीट निकाल लेगा सब भूल जाएंगे कि क्या परसेंटेज थी, तो उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है? मुझे लगता है इतना मैटर ही नहीं करता बोर्ड्स में कितने परसेंट आ रहे हैं बच्चों के, और एक बार रिजल्ट आता है 3-4 दिन सबको याद रहता है, उसके बाद सब भूल भी जाते हैं। और ऐसा आजकल मैं कोई क्राइटेरिया भी नहीं देख रहा हूँ जहाँ पे बोर्ड्स के मार्क्स पे सिलेक्शंस हो रहे बिल्कुल, कहीं नहीं हो, या होते। फिर पहले यूनिवर्सिटी में होते थे, मेरिट यूनिवर्सिटी बेस करना था बिल्कुल। में भी अब एग्जाम्स होने लगे हैं, एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होने लगे हैं। और बोर्ड एग्जाम्स में मानता हूँ एक अच्छा तरीका भी नहीं है डिसाइड करने का कि कौन बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, कौन अच्छा नहीं पढ़ रहा है। एक जो थ्योरी बेस्ड पेपर होते हैं उसमें मुझे नहीं लगता अच्छे से एस्टिमेट कर सकते हैं आप किसी की नॉलेज को, तो उतना ध्यान ना दें बोर्ड्स पर, और एक अच्छा 80-90% आप स्कोर जितना अच्छा कर सकते हैं अच्छा स्कोर करें। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे मैटर नहीं करता, आपकी नॉलेज मैटर करती है। मतलब बच्चा पहले से ही स्टार्ट कर दे, ये नहीं कि 12th करेंगे और फिर हम सोचेंगे इसके बारे में, तो वो तो बहुत पीछे रह जाएगा तो बच्चा। हाँ, जो 12th करने के बाद सोचते हैं कि अब क्या करना है, तो आप ये मान लें कि आप एक स्टेप पहले ही पीछे हैं सबसे। आप कई साल पीछे चले गए। हाँ, बहुत से बच्चे हैं जो 9-10 से कोचिंग्स ले रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, या फिर स्कूलिंग में भी एक नीट ओरिएंटेड या जेई की तैयारी शुरू कर दी सिलेक्शन है। भी पा रहे हैं, वो सिलेक्शन सिलेक्शन भी भी पा रहे हैं। हैं, 1 साल के गैप से 2 साल के गैप से सिलेक्शन पा रहे हैं। तो हमारे साथ थे रिहान, और इन्होंने बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट आपको दिया है जो कि एक्चुअल में उस इंसान ने बताया है जो उसको करके आया है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम, एंड आप इस वीडियो को देखें और आप एनालिसिस करें कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्या मिस्टेक कर रहे हैं, और इस तरह का कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।